गाइस, वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूरोपीय कंपनी के आगमन को अच्छे से समझेंगे, साथ ही एमसीक्यू और पीवाईक्यू को भी देखेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका इस टॉपिक से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ों को कवर किया गया है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्रम में हम लोग देखेंगे पहले कौन सा कंपनी आया था। तो देखिए, पुर्तगाली आया था 1498, इसको ध्यान रखना है। डच आया था 1602, अंग्रेज 1600 और डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। इसको इस तरह से याद रखना है, PDEDF याद रखना है। तो दोस्तों, चल क्या रहा था, आपको ये अरब वाले क्षेत्र में कस्तूनिया का पतन हो जाता है, कस्तूनिया का अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पे जो व्यापारिक अवरोध था, ये सड़क मार्ग से या स्थल मार्ग से ये अवरोध हो जाता है। तो इसके संदर्भ में क्या हुआ था, जब ये अवरोध हो गया तो नए सड़क मार्ग की खोज के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाना शुरू किया गया था। देखिए, यूरोप में हो क्या रहा था इस समय यूरोप में आपको पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो पुनर्जागरण का काल चल रहा था, तो इसी संदर्भ में भौगोलिक खोजों की वरीयता दी गई, भौगोलिक खोजों को वरीयता दिया गया। ठीक है, जब उस समय इसी संदर्भ में एक दिशा सूचक, जो हम लोग दिशा सूचक यंत्र था, इसका आविष्कार उस समय हो चुका था। तो दोस्तों, एक राजा थे, पुर्तगाली का एक राजा थे, उनका नाम था हेनरी नेविगेटर। तो उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि जाइए अब समुद्र के रास्ते विभिन्न देशों का खोज कीजिए। इसी क्रम में विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा विभिन्न देशों का खोज किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पूछेगा कौन देश किसका खोज किया। तो देखिए, इसी क्रम में वास्को डी गामा भारत आते हैं, अमेरिका का खोज कोलंबस करते हैं। और यहाँ पे आपको देखिएगा, अमेरिका के साइड में ये नीचे वाला क्षेत्र, आपको जो कैरिबियन देश है, ये वेस्ट इंडीज़ वाला क्षेत्र है, इसका भी कोलंबस करते हैं। तो ये देखिए, जब कोलंबस भारत की खोज में आए थे, ये पहले भारत की खोज में आए थे कोलंबस। तो इन्होंने देखा कि यहाँ हम इंडिया पहुँच गए। तो इन लोगों ने बोला कि इंडिया नहीं है, इंडिया के वेस्ट में है, इसलिए इसका वेस्ट इंडीज़ नाम उसी से मिलता जुलता पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से इस टॉपिक को आगे समझते हैं। होता क्या है इसके आगे, देखिए, केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज जो क्या था, वो कौन कहते हैं, केप ऑफ गुड होप का इसका खोज क्या था, इसको ध्यान रखिए, पूछता है बार्थोलोम्यू डियास, इसको ध्यान रखिए, केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। तो दोस्तों, हुआ क्या था, पुर्तगाल के जो राजा थे वो थे कौन, ये प्रिंस द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी भी इनको कहते हैं, प्रिंस हेनरी। इन्होंने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, इन्होंने लोगों को समर्थन दिया कि जाइए आप विभिन्न समुद्री रास्ते के विभिन्न देशों का खोज कीजिए। तो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में विभिन्न देशों की खोज शुरू हुआ था। तो इसी क्रम में इन्होंने भारत की खोज के लिए निकला। तो ये केप ऑफ गुड होप का खोज हो चुका था उस समय तक। तो देखिए, पुर्तगाली राजा के आदेश पर समुद्री मार्ग का खोज किया गया। ये कौन थे, आपको हेनरी नेविगेटर थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। होता क्या है, जब ये भारत आ रहे थे, वास्को डी गामा, यहाँ से देखिए, यहाँ आपका पड़ेगा यूरोप वाला क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ आपको पुर्तगाल पड़ेगा। तो यहाँ से भारत आते हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये रास्ता विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक मिलते हैं इनको, ये एक व्यापारी होते हैं, वो इंडिया का ही व्यापारी होते हैं, उनको यहाँ पे मिलते हैं, वो अब्दुल मजीद थे। अब्दुल मजीद यहाँ मिलते हैं और उन्होंने भारत के व्यापार के क्रम में ये भी जाते रहते हैं। तो अब्दुल मजीद कहते हैं कि चलिए आपको मैं भारत ले चलता हूँ। तो अब्दुल मजीद के सहायता से वास्को डी गामा 1498 में भारत के काली तट पर पहुँचते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, रूट केप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिण अफ्रीका के रास्ते, ये दक्षिण अफ्रीका वो केप ऑफ गुड होप होगा। आगमन 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पे आगमन होता है। इसको ध्यान रखिएगा। कालीकट के शासक जवेरिन द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। जब मुनाफा मसालों के व्यापार से 60 गुना देखिए, जब यहाँ आता है तो इनका देखता है कि यहाँ जब वास्को डी गामा यहाँ से आता है ना, तो यहाँ से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। यहाँ वास्को डी गामा भारत आता है और यहाँ से सस्ती दरों पर मसाला खरीद करके फिर यूरोप ले जाता है। यूरोप जब ले जाता है तो यहाँ से 60 गुना, मान के चलिए 1 रुपया पूंजी लगाया, उसको 60 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो लोगों को लगा कौन सा चमत्कारिक खोज कर लिया कि इनको पास इतना रातों रात तरक्की करने लगा। तो इसी से संदर्भ में अन्य यूरोपीय देश भारत का आगमन होता है। ठीक है, इनका दूसरी बार पुनः आगमन हुआ था 1502 में। ये पूछता है दूसरी बार वास्को डी गामा कब आए थे, तो 1502 में, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं पुर्तगाली फैक्ट्री का विस्तार। देखिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले किया था 1503 में कोचीन पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है पुर्तगाली द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था,
तो कोचीन में किया गया था 1503 में, इसको याद रखिएगा। जमोरिन की अनुमति से प्राप्त होता है। 1505 में कन्नूर दूसरी फैक्ट्री जमोरिनी संघर्ष और उसकी हार होती है। जब 1503 में जमोरिन ने इनको वास्को डी गामा को या पुर्तगाली लोग को कंपनी खोलने की स्थापना दे दिया, तो उसी के संदर्भ में 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है। तो जमोरिन के बीच संघर्ष होता है और जमोरिन हार जाता है। देखिए कंपनी था क्या ना, ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का समुद्री क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से मसाला या अन्य कच्चे पदार्थ को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए या ये बेस बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसी को कंपनी कहा था, जिसको किलेबंदी कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसी के क्रम में पहला फ्रांसीसी गवर्नर आता है, फ्रांसीसी ड अल्मीडा। इसको ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा पहले आते हैं। देखिए आपको क्रम याद रखना है, अल्मीडा देगा या अल्बुबक देगा, तो अल्मीडा याद रखना है। अल्मीडा, इसको डी अल्मीडा पहले याद रखना है, पहले आते हैं। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय होते हैं। उपलब्धि मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त सेना को हराया। इन्होंने मिस्र और तुर्की को संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन हराया था? तो अल्मीडा हराया था। ये आपको होता है, इस युद्ध का नाम होता है चौल का युद्ध। ध्यान रखिएगा, चौल का युद्ध इसमें हराया था। इन्होंने, इसका प्रमुख विशेषता ये था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाता था। देखिए ये भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र आपका है। भारत के क्षेत्र में ये समुद्री मार्ग के में ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। इसमें ये ब्लू वाटर की नीति अपनाता है। इनको पता था कि जो भी व्यापार करेंगे, जमीनी स्तर से ज़्यादा समुद्री मार्ग पर अगर कब्जा कर लेंगे तो आपको पूरा ये पूर्वी यूरोप पर पूरा कब्जा और ये यहाँ दक्षिण अफ्रीका के पूरा क्षेत्र तक कब्जा हो जाएगा। तो इन्होंने ब्लू वाटर की पॉलिसी की नीति अपनाई। इन्हें इसके तहत कार्टेज व्यवस्था लाया। जो भी अगर आपको इस क्षेत्र में व्यापार करना होता था तो आपको इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था, तब आपका व्यापार होता था। इसको ध्यान रखिएगा, इसे पूछता है। तो फ्रांसीसी अल्मीडा था, ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वास्तविक संस्थापक था इसका अल्बुबर्क। यह भारत के पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक था। गोवा पर विजय 1510 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी और बीपीएससी यूपीपी से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पूछेगा राजधानी परिवर्तन कब करता है, तो आपका राजधानी परिवर्तन करता है 1530 में। इसको ध्यान रखिएगा, 1530 में राजधानी परिवर्तन करता है, लेकिन गोवा को छीनता है 1510 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, इसकी प्रमुख नीति थी सेना में भारतीयों को भर्ती करना। देखिए अब तो यहाँ आया है व्यापार करने, तो इसके पास धीरे धीरे किला स्थापित करने लगा, अपना कोठी भी स्थापित कर लिया। तो इसके पास सेना के भर्ती के लिए पुर्तगाली से कितना लोग आएंगे, तो इन्हें भारतीयों को भर्ती करना शुरू कर दिया और इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रयत्न किया। अब भारत में व्यापार करने आया तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना शुरू कर दिया। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर भी रोक लगा था, इसको ध्यान रखिएगा। अल्बुबर्क हो गया आपका। एक और के बारे में जान लीजिए। इसके बाद आया था कौन? इसके बाद आया था आपको नीनो द कुन्हा। इसको ध्यान रखिएगा। नीनो द कुन्हा जब आते हैं तो इन्होंने 1530 में कोचीन से गोवा को राजधानी परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो नीनो द कुन्हा करता है। इसको ध्यान रखिएगा। 1530 में, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1530 में कोचीन से गोवा को राजधानी शिफ्ट करता है। कहाँ करता है? गोवा करता है। कब? 1530 में। दोनों डेट याद रखिएगा। पहले गोवा को विजय प्राप्त किया 1510 में, राजधानी परिवर्तन किया 1530 में। ये क्या था? अल्बुबर्क, और ये नीनो द कुन्हा किया था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पुर्तगालियों का योगदान और पतन। देखिए 1530 में कोचीन से गोवा का राजधानी स्थानांतरित किया नीनो द कुन्हा द्वारा। 1535 में द्वीप पर कब्जा कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या क्या लाया था पुर्तगाली? तो पुर्तगालियों द्वारा आलू, मक्का, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया था। ये यूपीपीसी में पिछले बार 2025 का पेपर देखिएगा तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ एक ऑप्शन था अमरूद दिया था, अमरूद भी ऑप्शन था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
जहाज निर्माण पत्ती और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों का देन है। गोथिक शैली, जो गोथिक शैली हम लोग देखते हैं ना, ये पुर्तगालियों का देन है। काटेज पत्ती, हिंद महासागर में व्यापार पर टैक्स। मैं बताया था अभी कि हिंद महासागर क्षेत्र जो है, हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी व्यापार करना चाहता था तो इनसे अनुमति लेना पड़ता था। इसमें तक कि यहाँ पे अकबर को भी इनसे अनुमति लेना पड़ा था, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इनका पतन के कारण क्या था? तो इनका पतन का कारण आयोग, उत्तराधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन था, ठीक है। धार्मिक असहिष्णुता, ईसाईकरण पर बल दिया, इसके कारण पतन हुआ। मुगलों को उत्थान और ब्राज़ील की खोज, जब ब्राज़ील का खोज हो गया तो इन लोगों ने भारत पे कम ध्यान देकर ब्राज़ील पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद आते हैं डच। उसके बाद आते हैं डच। 1596 में पहला कार्लिस डी हॉलमैन, ये पहला यात्री आता है। फैक्ट्री का स्थापना 1605 में मुसोलीपट्टम में, प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, डच द्वारा पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था कहाँ? तो मुसोलीपट्टम में किया गया था। उसके बाद पुलिकट में, उसके बाद सूरत में, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों का डेट भी ध्यान रखिएगा, तीनों डेट भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी विशेषता क्या थी? स्वर्ण सिक्के, पैगोंडा चलाया था और सूती वस्त्रों का मुख्य व्यापार था, वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। सूती वस्त्रों का मुख्य उत्पादक कौन था? तो कौन थे? डच थे, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता था पोगेंडा सिक्का चलाया था। पतन, बेदरा का युद्ध 1559 में हुआ था, अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध होता है किसके किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच, और इन्हें 1759 में इनकी पराजित हो जाती है, ठीक है। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के, पोगेंडा के सिक्के चलाए, सूती वस्त्र को स्थापित किया, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है ये मात्र पहला कंपनी था जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, ठीक है, दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। और इन्होंने कोठी की स्थापना देख ली हम लोग। और इसका भी पतन का कारण था क्या? अंग्रेजों के साथ युद्ध, फिर कोलाचेल का युद्ध होता है, उसके बाद बेदरा का युद्ध 1559 में अंग्रेजों से हार हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1599 में द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षों के चार्टर का अधिकार देती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 वर्ष के लिए स्टार्टिंग में चार्टर का अधिकार देती है। पूछता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में उसमें कौन था यहाँ पे शासक था? तो यहाँ पे कौन था? अकबर था, ध्यान रखिएगा, अकबर। आपको यहाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है। 1611 मुसलीपट्टम में पहली फैक्ट्री अस्थायी किया था, लेकिन अगर पहली अस्थायी फैक्ट्री पूछेगा तो 1613 में सूरत में ये स्थापित किया था, ये जहांगीर की अनुमति प्राप्त से किया था। इसी क्रम में देखते हैं अंग्रेजों का विस्तार। देखिए, पूर्वी तट पर 1633 में बालसोर और हरिपुरा उड़ीसा का क्षेत्र को स्थापित किया था। उसके बाद मद्रास 1639 में फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी को राजा से पट्टे पर लिया था और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला की स्थापना किया था, ठीक है। देखिए, मद्रास, मुंबई, देखिए 1661 में दहेज में मुंबई। देखिए हुआ क्या था ना, यहाँ पे मुंबई में स्टार्टिंग में पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने मुंबई पर कब्जा कर लिया था। तो जो यहाँ के पुर्तगाली के महारानी थी, राजकुमारी थी, कैथरीन थी, इनकी विवाह और ये इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह इनके साथ हुआ था। तो इनके दहेज स्वरूप में कैथरीन के दहेज के रूप में ये दिया गया, मुंबई दिया गया। और ये जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था, इन्होंने कंपनी को दे दिया, कंपनी को 10 लाख वार्षिक पाउंड के किराए पर दे दिया। देखिए, ब्याह किसका हो रहा है? दुल्हा कहाँ का है? सोचिए, दुल्हा कहाँ का है? राजकुमार द्वितीय ब्रिटेन का, दुल्हन है राजकुमारी कैथरीन पुर्तगाली की, और इसको दिया है मुंबई क्या? दहेज में ये। और ये भी अपने पास नहीं रखा, ये दे दिया कंपनी को 10 वर्षों के लिए वार्षिक पाउंड पे, मतलब 10 वर्ष वार्षिक पाउंड पे दे दिया इसको, कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, ठीक है। ये मद्रास का संस्थापक गिराल्ड ओंगियर थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसी क्रम में बंगाल और शाही प्रमाण देखते हैं। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम शाह ने सुल्तानती कालिकता और गोविंदपुरा जमींदारी प्रथा दी। देखिए, ध्यान रखिएगा, 1698 में क्या होता है, कोलकाता पहले एक या पश्चिम बंगाल पहले या कोलकाता पहले एक गाँव नहीं था, ये सुल्तानती थी और कालिकता था और गोविंदपुरा था। ये तीनों क्षेत्र मिल करके ये जो था सूबेदार अजीम शाह था, वो पुर्तगालियों को दे देता है, ठीक है, जमींदारी के रूप में दे देता है। और ये पुर्तगाली यहाँ पे जॉब चारनायक द्वारा फोर्ट विलियम किला की स्थापना किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में होता क्या, 1717 में मैग्ना कार्टा जो मुगल बादशाह रहता है,
उसको क्या होता है ना, उसको पैर में जख्म हो जाता है। तो इसी संदर्भ में जो ब्रिटिश सर्जन थे विलियम हैमिल्टन ने इनको सही कर देता है। तो इससे प्रभावित होकर के ये फ्रुक्सियार ने इनको किराए वसूलने के लिए 1717 में शाही फरमान दे देता है। तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा दिया गया। इसी को फ्रुक्सियार को घृणित कार्य भी कहा जाता है। पूरे मुगल साम्राज्य के करमुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया, देखिए इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं डेनिस। डेनिस का आगमन होता है 1616 में। प्रमुख फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर तंजौर में, 1676 में सोमपुर बंगाल में प्रमुख केंद्र था। 1845 में अपनी सारी फैक्ट्रियों ब्रिटिश कंपनियों को बेचकर वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। 1667 में पहला दल भारत आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है और 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान को लोधी से गांव लेकर पांडिचेरी की स्थापना किया था। देखिए फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी जो था उससे पांडिचेरी को एक गांव लेकर के वो पांडिचेरी की स्थापना करता है। कौन करता है? फ्रांसीसी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसी संदर्भ में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होते रहता है। एक समय तो देखिए आपका डच लोग था वो बेदरा का युद्ध में हार गया। डच लोग 1759 में बेदरा के युद्ध में हार गया और उसका पतन हो गया। ठीक है, पुर्तगाली लोग भी सिमट गए, मतलब उनका सीमित क्षेत्र हो गया। उसके बाद अगर अंग्रेजों को कोई सबसे ज़्यादा टक्कर दिया था तो फ्रांसीसी दिए थे। तो इसी के काल में 3 युद्ध होते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से 48, द्वितीय 1749 1754 और तृतीय 1756 1763। हालांकि इसको मैं युद्ध में अच्छे से चर्चा करूँगा। वाणिवास का युद्ध 1760, आरकूट अंग्रेज अधिकारी होता है और डी लाली होता है। डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर आता है, इसको हराता है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ वाणिवास का भी वाणिवास के युद्ध में ब्रिटिश लोग का पतन हो जाता है। नहीं तो अगर ब्रिटिश लोग का पतन नहीं होता तो आज हम लोग ब्रिटिश का नहीं ब्रिटिश लोग अगर जीतता नहीं तो हम लोग आज फ्रांसीसी के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ते। परिणाम पेरिस की संधि होती है। शर्तें फ्रांसीसी केवल व्यापार कर सकते थे, किलेबंदी नहीं कर सकते थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं निष्कर्ष। पुर्तगाली, डच और डेनिश फ्रांसीसियों को पछाड़कर अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता का मुख्य कारण मजबूत नौसेना था, कूटनीतिक था। 1717 का मुगल फरमान जो कौन दिया था? फ्रुक्सियार दिया था। इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव मजबूत हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा और एक दो बार आप लोग वीडियो को देखिएगा, चीज़ें रिकॉल कीजिएगा, सब चीज़ें याद हो जाएगी। और इससे संबंधित हम लोग MCQ को सॉल्व करते हैं जो कि बार बार एग्जाम हॉल में पूछा गया हुआ है। तो देखिए एक आप लोग याद रखिएगा, संस्थापक कलकत्ता का कौन क्या था? कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसका जॉब चारनक ये कोलकाता के थे। और मद्रास का एक पूछता है, मद्रास का कौन थे? तो मद्रास का होगा फ्रांसिस डे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक मुंबई का पूछता है, मुंबई का आपका हो जाएगा गेराल्ड और गिनियार, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों आपको पूछता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे MCQ सॉल्व करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन था? तो ये था पुर्तगाल। कब आया था? 1498। कौन आया था? तो वास्को डिगामा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्को डिगामा 1498 में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 है। कार्टेज व्यवस्था समुद्री पास थी। हाँ बिल्कुल समुद्री पास थी, क्योंकि इसी के समुद्री पास के बिना आप किसी भी हिंद महासागर में व्यापार नहीं किया जा सकता था। तो बिल्कुल सही है। इसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया। हाँ पुर्तगालियों द्वारा। कौन किया था? तो अल्मीडा किया था। इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य स्थल मार्ग पर नहीं, ये हिंद महासागर पड़ता है तो समुद्र मार्ग पर होगा। तो स्टेटमेंट 3 मेरा गलत हो जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और 2। चलिए आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में क्रम को व्यवस्थित कीजिए। वास्को डिगामा का आगमन, ये क्रमोक्रम कर रहा है कि कौन सबसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया, इसको क्रम में लगाने, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, इसको क्रम में लगाने के लिए पूछ रहा है। तो हमारा आंसर होगा 5 का हो जाएगा। 1 पहले आ गया था वास्को डिगामा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, डच इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये होता है 1498, ये 1600, ये होता है 1602 और ये होता है 1664, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नीति का मुख्य आधार क्या था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मुख्य आधार क्या था, तो समुद्री शक्ति का प्रचार करना, यही ना ब्लू वाटर पॉलिसी नीति था, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जितना मैं करा रहा हूँ PYQ है, ठीक है। सूरत की लड़ाई 1612 में किनके बीच हुआ था। तो सूरत की लड़ाई किनके बीच हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच सूरत की लड़ाई हुआ था, ठीक है। दस्तक का संबंध किससे था, तो दस्तक का संबंध किससे था, तो दस्तक का संबंध था करमुक्त व्यापार से, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुलमित है, मतलब ये क्रम देने के लिए कह रहा, तो पहले कौन आया था, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, तो ये अपना सही हो जाएगा। डुप्ले की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए डुप्ले जो पहला अधिकारी था, ये भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाला था, तो भारतीय राजनीतिक में पहला हस्तक्षेप करने वाला डुप्ले था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था, आपका 11 का आंसर होगा 1760 में। किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसका नेता था डी लाली, काउंट डी लाली, और ये थे हेक्टर मुनरो। पूछता है कभी कभी, ये आपको पूछ देगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। डचों का मुख्य उद्देश्य मसाला व्यापार करना था, नहीं, डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था, कपड़ा व्यापार करना था। स्टार्टिंग में तो मसाला, हाँ सही है, मसाला व्यापार करना था। फ्रांसीसी दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक में सक्रिय थे, तो दोनों सही हो जाएगा। 12 का आंसर होगा आपका C। 13 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों को मुंबई कैसे प्राप्त हुआ। तो अंग्रेजों को मुंबई कैसे प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेजों को मुंबई प्राप्त हुआ था आपको विवाद संधि के तहत। क्या था, कैथरीन रानी थी, कैथरीन कहाँ की रानी थी, ये आपको पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी थी। और चार्ल्स द्वितीय जो था ब्रिटिश का राजा था, तो इसको दहेज में मिला था, क्या मुंबई मिला था। ये फिर किसको दिया, कंपनी को दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब 4 स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है क्रम लगाइए। तो आपको देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ये कब, किसके, डच और अंग्रेजों के बीच, इसको ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 1757, उसके बाद 2 4 3, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, जागीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज दूत आया था। तो जागीर के दरबार में अंग्रेज दूत आया था, वो कौन था, ये सर थॉमस रो हो जाएगा। हालांकि जागीर के दौरान विलियम हॉकिंस भी आया था, तो अंग्रेज दूत बन के आया था, तो वो सर थॉमस रो भी आया था। चलिए, भारत में डेनिश बस्ती कहाँ थी। तो भारत में डेनिश बस्ती कहाँ थी, तो 16 का आपका आंसर होगा त्रावणकोर में, इसको ध्यान रखिएगा। त्रावणकोर में था, डेनिश बस्ती को राजा मार्तंड वर्मा ने हराया था, डेनिश को, इसको ध्यान रखिएगा। राजा मार्तंड वर्मा डेनिश को हराया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध का संधि किस से समाप्त हुई थी। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1760 में, वांडीवास के युद्ध के तहत। ये कौन सा संधि था, तो ये था 17 का आपका हो जाएगा पेरिस की संधि, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर 18 नंबर में 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2। पुर्तगाली भारत में व्यापक भू राजस्व के स्थापित नहीं कर सके, गलत है, कर सके थे। लिखे कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाली भारत में व्यापक भू राज्य स्थापित नहीं कर सके। हाँ, व्यापक तो स्थापित नहीं कर सके, व्यापक नहीं कर सके। व्यापक कौन कर सका था, व्यापक तो अंग्रेज कर सका था। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 का राय, डचों ने भारत में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए,
डच जो थे भारत में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपना व्यापार किया और व्यापार करके भारत से निकल गया। 19 नंबर का रहा है, अंग्रेजों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति का शुरुआत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो अंग्रेजों का वास्तविक शक्ति का शुरुआत हुआ था, ये आपको हुआ था प्लासी का युद्ध से। भारत में यूरोपीय शक्तियों का सफलता का प्रमुख कारण क्या थी? तो यूरोपीय कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या थी? भारतीय राजनीति का विखंडन होना। इसके कारण भारतीय राजनीति कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, इसके कारण यूरोपीय कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण था। तो दोस्तों आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन को अच्छे से समझे हैं और PYQ भी देखें। और आप लोग को मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग घटना चक्र, अगर आप खास करके किसी भी PCS का तैयारी कर रहे हैं, UPPCS हो चाहे BPSC हो, किसी भी स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए। वहाँ से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा माध्यम होगा, रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा ये क्लास लग रहा है, चीज़ें याद रहिए या नहीं याद रहिए। और आप लोग ना रिवीजन कीजिए, तो PYQ जरूर देखिए। PYQ कहने का मतलब कि घटना चक्र को अच्छे से देखिए। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।